नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। चुनावी तकरार के बाद क्या अब बारी संसद में आर पार की है? ये सवाल दरअसल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन सेशन की शुरुआत से पहले ही जिस तरह प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उससे साफ है कि इस बार सत्र का हंगामेदार होना तय है। हंगामा होने की आशंका इस बात से भी लगाई जा रही है कि 10 साल के बाद इस बार मजबूत विपक्ष आया है और बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। साथ ही नीट परीक्षा में हेराफेरी, दार्जिलिंग में रेल हादसा, 1 जुलाई से 3 आपराधिक कानूनों का लागू होना और तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत जैसे मामलों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के सामने ला दिया है। सवाल यह भी है कि क्या लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारेगा? क्या स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी या फिर सहयोगी दल को देगी? और क्या इस बार डिप्टी स्पीकर का पद भी भरा जाएगा? और अगर भरा जाएगा तो फिर डिप्टी स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा या विपक्ष का? ये सवाल भी यहां पर है। आज की हुंकार में संसद सत्र को लेकर तमाम सवालों पर चर्चा, लेकिन पहले जरा वार पलटवार पर एक नजर। कोड़ीकेनल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, उनको नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है। लंबा कॉन्जिक्यूटिव निरंतर जो चुन के आए हैं वो भर्तृहरि महताब है। 1956 में हुकुम सिंह जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया और वो सबसे सीनियर सदस्य नहीं थे। अभी इतना बहुत दूर नहीं, 2004 में 3 सीनियर एमपी को ओवरटेक करके जब बनाया था, तो कांग्रेस का आत्मा क्या उस समय नहीं जागा था क्या? फिर ही परंपरा क्यों? ये इनसिक्योरिटी क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? लोकतंत्र नहीं, आपको लोकतंत्र में तानाशाही चाहिए। As far as Mr. K. Suresh is concerned, he has only served 8 non-consecutive terms. एक साथ मिलाकर के 8 टर्म नहीं बनता है। कहीं भी यहाँ पर परंपरा टूट नहीं रही है। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा था। किरण रिजिजू साहब, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलचित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, द 18th लोकसभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी। Party is very strong, strongly demanding for a response from the Prime Minister. So far he is keeping silence. Anyway, 24th onwards Parliament is going to commence. We will make it as a big issue inside the Parliament. We need justice for students of it. लगभग 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और मुझे आश्चर्य है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। कल से पार्लियामेंट आरंभ है। मैं आशा करता हूं इंडिया अलायंस के लोग कल महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे अवश्य जाएंगे, उनके चरणों में जाके पश्चाताप करेंगे। तो 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही किस तरीके से यह समझ आने लगा है कि कैसे अब संसद में आर पार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह सत्र हंगामेदार रहेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जिस वक्त जुड़ गए हैं, देख रहे हैं आप उन्हें। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। इधर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जुड़े हुए हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले मैं के शर्मा जी आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि देखिए भले ही सरकार में आप एक बार फिर से आ चुके हैं, सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन पहले जैसी चीजें नहीं रही, क्योंकि इस बार एक तो बहुमत आप लोग पूरी तरीके से अकेले अपने दम पर नहीं लाए, सहयोगियों को भी समेटना, और दूसरी तरफ विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में इस बार निकलकर सामने आया है। चुनौतियां बहुत होंगी आपके सामने।
सरीन जी, आप जिस भी शब्दों में इसे पिरोना चाहें पिरो सकते हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहला विषय तो ये, और हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरह से एकजुट है, और ये प्री पोल अलायंस है जहाँ की एक समझ के साथ में ये गठबंधन बना है। अब कयास लगाने वाले तो बहुत हैं, भाई आखिर चलाना है, लोगों को बोलना है तो बोलेंगे ही। जब 4 तारीख को परिणाम आए उसके बाद से कयास लगने लगे ना कि एनडीए तो रहेंगे नहीं जी, इनके तो बंटवारे नहीं हो सकते, इनके तो साथ में ये समर्थन नहीं करेंगे, ये तो इतने मंत्री पद मांग रहे हैं, वो उतना मंत्री पद मांग रहा है, वो फलाना है, ये तो निर्णय तो साथ ही नहीं हो सकते। ये सारी चर्चाएं हमें 15-20 दिनों से हम सुन रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया और इसके बाद सारा मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हुआ और स्मूथली जो है अब आगे से सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। तो जिनको जो कयास लगाना है लगाएं, उनको मुबारक है। नहीं, आप हमें कयास तो की सरकार चलाना है। मैं आपसे सवाल मेरा ये था कि चुनौतियां तो भरपूर होंगी, आप भी जानते हैं के शर्मा जी, उनसे निपटने की क्या तैयारी है आपकी? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। विपक्ष चुनौती नहीं होता है सरीन जी, लोकतंत्र में विपक्ष चुनौती नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनौती है देश का विकास, समस्याएं, ये चुनौती होती है। विपक्ष और पक्ष दोनों ही सदन के हिस्से हैं। वो चुनौती मैं तो नहीं मानता चुनौती, और इसीलिए आज तक हमारे यहाँ से शायद मैं समझता हूँ विपक्ष में भी रहे होंगे तो ऐसे बयान नहीं आए हैं। इसको विपक्ष को समझना पड़ेगा। ठीक है, 60 साल से ज्यादा हम विपक्ष में रहे हैं इस देश में, कभी एक बयान भी नहीं आया कि नाक में दम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे ये सदन कोई युद्ध भूमि है? ये सदन युद्ध भूमि है क्या? यदि विपक्ष इस तरह के बयान देता है और ये कहता है कि जो है नाक में दम कर देंगे, तो ये मानसिकता दर्शाता है कि क्या क्या दृष्टिकोण है इनका सदन को लेके। मेरी अपेक्षा मात्र इतनी है कि सदन में जिस ढंग से पिछले 10 साल में इन्होंने मर्यादा तोड़ी है, मंच पे चढ़ के नाचे हैं, स्पीकर के मुंह पे पुस्तक दे के फेंके हैं और मैंने मारे हैं और माइक तोड़े हैं, कम से कम इससे बचें। ठीक है, आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप नीतियों की, सरकार की जितनी आलोचना करना है सदन के अंदर बहस के द्वारा करें। चलिए अब मैं अभय दुबे जी से जवाब ले अच्छा अवसर है। आप बार-बार हमारे आप कह नेताओं रहे हैं ने कि कहा है विपक्ष कि हम अपनी 60 भूमिका वर्षों निभाए। से ज्यादा रहे, हमने अवसर को। अभय दुबे जी का रुख कर लेते हैं अब। ठीक है, मैं आती हूँ के शर्मा जी। अभय दुबे जी, सुन लिया आपने, के शर्मा जी को आपने सुना और वो एक तरीके से नसीहत भी दे रहे हैं, विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे हैं कि विपक्ष को किस तरीके से सदन में अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसके पहले ही दिखाई दे रहा है, आप लोग कई मुद्दों को लेकर जोर शोर से सरकार पर हमलावर हैं, उसका असर कैसे संसद सत्र में हो सकता है वो समझ सकते हैं। तैयारियां क्या है विपक्ष की? कांग्रेस क्या करने जा रही है? किन किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए शिरीन जी, आपने देख लिया थोथा चना बाजे घना। बहुमत नहीं है, बैसाखियों पर है, तो व्यवहार देख लीजिए आप उनका। ये जो खींच दिखाई दे रही है, ये इसी बात का परिचायक है कि ये बैसाखियों की सरकार है और कुछ दिन चलने वाली सरकार है। इन्होंने खुद ने स्वीकार लिया, मैं बधाई देता हूं कि हाँ, विकास इनके लिए चुनौती था। जो हम अवसर छोड़कर गए थे, अवसर को चुनौतियों में इन्होंने बदल दिया। हमने 10 साल देखा है, अब वो होने नहीं देंगे सदन में। हमने देखा कि चीन की घुसपैठ पर हम चर्चा करना चाहते थे, इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। हम चाहते थे महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो, इन्होंने बात नहीं करने दी। हम चाहते थे अडानी के मामले पर चर्चा हो, इन्होंने सदन नहीं चलने दिया। जो हम प्रमुखता से मुद्दे अब उठाएंगे, पहली बात थी कि पूत के पांव पालने में दिख गए प्रोटेम स्पीकर। अरे जो 8 टर्म जिन लोगों ने पूरे कर लिए, के सुरेश और एक इन्हीं के मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, जिनको मंत्री बना दिया, वो बन नहीं सकते थे। तो ये जो बीजेटी से सत्ता के अतिथि कलाकार आए, जिनको इस बार पहली बार इन लोगों ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया। अब हम चाहते हैं कि जो तीनों सीआरपीसी में, आईपीसी में और एविडेंस एक्ट में को इन्होंने चेंज किया, 146 सांसदों को सदन से हटाकर सदन से उनकी बाहर करके हम उस पर चर्चा चाहते हैं कि चर्चा हो। और दूसरा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने।
कितनी शर्मनाक बात है। 10 साल इस देश ने क्या भोगा, इस देश के विद्यार्थियों ने, एक के बाद एक पर्चे लीक। 2014 के बाद गुजरात में एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ। 10 भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में, 28 हरियाणा में, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत मध्य प्रदेश में तो 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया। हाँ। अब नीट की जो पर्चा लीक हुआ है उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं हम। जो नेट की परीक्षा इन लोगों ने स्थगित कर दी, आज जो नीट पीजी की परीक्षा, विद्यार्थी आ गए सेंटरों पर, अपने कैसे उनके माता पिता घर गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे, आपने ये साफ कर दिया। के शर्मा जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कमेंट पहले सारे मेहमानों का ले लूं, फिर उसके बाद आती हूँ। ठीक है, अभी तो बजे आती हूँ मैं। एक छोटा सा बात कह दूं, फिर इसके बाद आप बोलिए। मैं छोटी सी बात कर दूं। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं अभय जी को कि आप जोश में होश मत खोइए। अभी आपकी इतनी भी सीटें नहीं हैं जितनी सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसलिए आप जोश में होश खो देंगे और सदन में भी ऐसा होश खोएंगे तो ये देश की जनता देख रही है। अभी आपने कहा, लेकिन के शर्मा जी, आप ये तो मानेंगे ना कि मजबूत स्थिति में है विपक्ष। आपने ये एक बात, पिछले 10 साल अपने देश को धोखा नहीं, सुन लीजिए मेरी जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए। एक मिनट भैया, बीच में नहीं बोला मैंने, बीच में नहीं बोला हूँ। उस सुप्रीम सिरिन जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अबे दुबे जी, एक मिनट। ये बदतमीजी है। अबे दुबे जी, एक मिनट। अबे दुबे, कम से कम बदतमीजी मत कीजिए। काउंटर नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। यहाँ पर शांति से चर्चा कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी, बदतमीजी नहीं हाँ, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यही गलतफहमी है, यही गलतफहमी रही कि 10 साल ये कभी आज तक ये नहीं स्वीकार सके कि हम जो है चुनाव हारे हैं, इसीलिए ये दुर्गति स्थिति रही। और अब इनको जो इस बात का घमंड है कि ये जो सोच के साथ आ रहे हैं कि ये सरकार कमजोर है, कभी भी गिर जाएगी और ये हो जाएगा और हम मिला देंगे। मैंने जिन शब्दों का कहा पहले कि ये जो इनकी भाषा शैली है और ये जो मानसिकता है, यही मानसिकता इनको एक्सपोज कर देगी। ठीक है, चलिए अब तो जवाब औरों से भी मैं ले लूं। 99 सीट पे 99 सीट जीत के तुम 99 सीट जीत के पढ़े नेता होगा, गिनीज बुक पे नाम लिख दो राहुल गांधी का। रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, अब जरा सेशन की बात हो रही है, इस पर चर्चा होगी। क्या-क्या चुनौतियां दीजिए। 450 घनश्याम तिवारी जी को ला दूं यहाँ पर। आप दोनों प्लीज शांत रहिए, बाकी मेहमानों का भी सम्मान कीजिए, उनका भी नंबर आने दीजिए। घनश्याम तिवारी जी, यहाँ पर के शर्मा ने पहले कह दिया कि देखिए हंगामा होगा, ये तो तय है, लेकिन यहाँ बीजेपी पहले इस बात को इस तरीके से रख रही है कि विपक्ष का तो दरअसल काम ही हंगामा करना है। वो अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी ना तो पहले 10 सालों में समझा और ना ही अब समझेगा। नमस्कार शिरीन जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आपके दर्शकों को यह सोचना चाहिए कि जिस सरकार ने एग्जाम का रिजल्ट आते ही एनटीए को क्लीन चिट दे दी, आज वो सरकार घुटनों के बल रेंग रही है। एग्जाम पे एग्जाम कैंसिल किए जा रही है, हिम्मत नहीं है कि छात्रों का मुकाबला कर सकें। ये सरकार अगर घुटनों के बल रेंग रही है संसद शुरू होने से पहले, तो इसका मतलब तानाशाह कमजोर हो चुका है, लोकतंत्र आ चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार जून 1 को एग्जिट पोल के आंकड़ों के बेसिस पे स्वयं को घनघोर तानाशाह घोषित कर चुकी थी, वो रेंग रही है। उसे डर है कि एग्जिट पोल्स के जुड़े हुए जो स्टॉक ब्रोकर के स्कैम हैं वो संसद में उठाए जाएंगे और हिम्मत नहीं होगी कि देश के आबा बूबू करने वाले नेताओं की डिग्रियां में सरकार फर्जी डिग्रियों पे चलती है, वो उम्मीद रखती है कि उसके छात्र आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन छात्र आवाज उठा रहे हैं। ये विपक्ष की उपलब्धि है और ये जनता की उपलब्धि है। तीसरी और अंतिम बात, जिस सरकार ने जितने इतवार नहीं हुए 10 सालों में, उससे कम दिन संसद बैठी है, ये इस तानाशाही की उपलब्धि है, इस खोखले भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। 13,000 करोड़ चंदालो धंधालो वाली पार्टी जितने इतवार नहीं हुए उससे कम दिन संसद बैठी है। प्रधानमंत्री संसद में जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री संसद में रहते नहीं हैं। अब की बार हिम्मत नहीं होगी कि आप 146 सांसदों को हटा दें, हिम्मत नहीं होगी आप मणिपुर पे चर्चा न करें, हिम्मत नहीं होगी कि आप छात्रों के बारे में चर्चा न करें, और हिम्मत नहीं होगी कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री संसद शुरू होने से पहले कोई प्रवचन देते हैं, उसके बाद फैंसी ड्रेस में गायब हो जाते हैं। ये करने की हिम्मत नहीं होगी। प्रधानमंत्री जानते हैं कि अब ये सरकार साइकिल पे बैठी है। टीडीपी का चुनाव सिंबल साइकिल है, समाजवादी पार्टी का चुनाव सिंबल भी साइकिल है।
ये सरकार साइकिल पे बैठी है और जहां भी इन लोगों ने लोकतंत्र के साथ गुस्ताखी की, तानाशाही दिखाई, साइकिल इन्हें गिरा देगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं के शर्मा जी से लूंगी, लेकिन पहले धीरेन्द्र कुमार जी का रुख करती हूं। और धीरेन्द्र जी, देखिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि अब सरकार इतने सवालों में घिर चुकी है, चाहे वो परीक्षा लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार बाहर तो हमने घेराबंदी देखी, अब वही घेराबंदी संसद के भीतर भी दिखाई देगी, पूरी तैयारी है। और दूसरा मुद्दा प्रोटेम स्पीकर का, क्योंकि भर्तृहरि के नाम पर पहले ही ऐतराज है विपक्ष का। उनका ये कहना है कि ये तो परंपरा के खिलाफ है। शिरीन जी, सबसे पहले तो मैं इन लोगों के सवाल पे नहीं आना चाहता हूँ। आपने कहा और लोगों ने कहा कि विपक्ष मजबूत हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं ना। ये जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं ये तो पिछले 10 वर्षों से उठाया जा रहा है और उसके बावजूद भी अगर जनता ने इनको अलग रखा है कि आप सत्ता से दूर रहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों से सहमति नहीं है आम जनों को। जिस तरह से इन लोगों ने हर 15 दिन पर एक नए मुद्दे, पूरा झूठे मुद्दे को जनता के बीच में परोसने का काम किया, लेकिन एक एक करके ढह गया। और हमें कहते हैं कि यह सरकार कमजोर सरकार है, जिसने स्वयं 10 वर्षों तक इसी देश में गठबंधन की सरकार चलाई है। यही लोग बैठे हुए थे ना विपक्ष में जो अभी है, किसी जमाने में सत्ता में थे आज से 10 वर्ष पहले, किसी एक की तो बहुमत नहीं थी। आज अगर थोड़ी प्री पोल अलायंस की थोड़ी सी सीट घटी है, वो भी एक पार्टी की, न कि हमारे बहुमत की। बहुमत बहुत ही शानदार बहुमत के साथ हम तीसरे बार कम बैक करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं तो देश के लोग तो इन पर हंसते हैं कि कैसे किन तरह की बात करते हैं। और रह गई बात कि इन लोगों को कहीं भी देश की जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सदन में हंगामा खड़ा करने की एक प्रवृत्ति आदतन इनकी रही है। चाहते हैं ये लोग कि उसी को दोहराते रहे, क्योंकि दिखाने और कहने के लिए इन लोगों के पास न इन 10 वर्षों में कुछ है और न इसके पहले के 10 वर्षों में कुछ है, बल्कि इसके पहले के 10 वर्षों की अगर चर्चा कर दें इनकी सरकारों की, तो उन्हीं के कारनामों के चलते इनकी सरकारें गई थी। तो ये, और दूसरी बात है, आज 37 सीटें समाजवादी पार्टी को आई है, तो इनको भी विनम्र होकर और जनता और जन सरोकार के सवालों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का विरोध करना कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, इससे आप बाज आए। कहां पर हमारे कमी रह गई है, इन सब चीजों को स्वस्थ मानसिकता के साथ आप सदन में अपनी चर्चा को करिए, सवाल को उठाइए, सरकार उसका हर संभव आपको जवाब देगी, लोगों के काम को करेगी। लेकिन आप लोगों का रवैया सदन शुरू होने से पहले जिस तरह की मानसिकता बता रही है, कहीं न कहीं से टकराव करके और हंगामा खड़ा करने का मकसद लेकर के चल रहे, जिसमें न पिछले 10 वर्षों में आपको कामयाबी मिली है और न आगे मिलने वाली है। तो ये तो देखिए समझ ही आ रहा है। अब मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों का भी रुख कर लेती हूँ और पहले अग्निहोत्री जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि भले ही सत्ता पक्ष से माने या ना माने, इस चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष की स्थिति तो मजबूत हुई है। हम संसद की तस्वीर भी बदली हुई देखेंगे, इस बार अलग देखेंगे पिछली बार से, और उसे लेकर विपक्ष पहले ही अपने तेवर दिखा चुका है कि अंदर क्या होना है। हंगामेदार तो रहेगा ये सत्र सर? नहीं, हंगामेदार तो पहले भी संसद जब जो पिछली लोकसभा थी वो भी हंगामेदार रही, उसमें भी कितना हंगामा हुआ हम लोगों को मालूम है। जब विपक्ष का संख्या बल कम था तब भी हंगामा हुआ, और हमेशा भारतीय लोकतंत्र में हंगामे जो है संसद में लगातार होते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी हंगामे होते थे और अब भी हंगामे होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो बड़ा स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है, 240 सीटें हैं, लेकिन बहुमत से 32 सीटें दूर है। वो सहयोगी दलों के साथ है, सहयोगी दलों को साथ मिला के एनडीए को पूर्ण बहुमत है। तो सरकार एनडीए की चले, जैसे अटल जी के ज़माने में एनडीए की सरकार चलती थी, यानी सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी की आम सहमति से सरकार चले, ये जनादेश है। और दूसरा विपक्ष को ये जनादेश है कि आप एकजुट रह करके सरकार के साथ जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछें और सवालों का जवाब सरकार दे, ऐसी व्यवस्था करें। जो संसदीय कमेटियां जिन पर पिछले 10 सालों में काफ़ी कामकाज जिस तरह से पहले हुआ करता था, काफ़ी विषय जो है उन पर नहीं गए, संसद में पास हो जाते थे। इस बार मुझे लगता है संसदीय कमेटियों का महत्व भी बढ़ेगा, कमेटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि विपक्ष भी जब दबाव डालेगा तो सरकार भी मानेगी। और जिस तरह से सरकार ने रीच आउट करना शुरू किया है,
जैसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब गए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिले, तो एक अच्छा संकेत थे कि भाई सरकार भी रीच आउट करना चाहती है। अब रही बात प्रो टाइम स्पीकर वाली, तो प्रो टाइम स्पीकर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रो टाइम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रो टाइम स्पीकर का काम ये होता है सारे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना और उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराना, उसके बाद उसकी भूमिका खत्म हो जाती है। 2019 में भी देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, 2019 में मेनका गांधी जी जो थी वो बीजेपी की सांसद थी, वो सबसे ज्यादा वो थी, क्या कहते हैं, वरिष्ठ थी, लेकिन उनको न बना के वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया। वो भाजपा का अपना फैसला था, मेनका जी मंत्री भी नहीं थी तब। तो अब ये सत्ता दल जो है अपने हिसाब से ये करता है। कांग्रेस जमाने में भी किरण रिजिजू 2-3 उदाहरण दिए कि ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिसपे विपक्ष और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। असली जो टकराव आएगा वो आएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि हमें डिप्टी स्पीकर दिया जाए। सरकार देगी कि नहीं देगी डिप्टी स्पीकर, ये सभी तय नहीं है। अगर सरकार दे देगी तो स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाएगा, जो कि परंपरा रही है। अगर सरकार नहीं देगी और विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा स्पीकर के लिए, भले विपक्ष का उम्मीदवार पराजित हो जाए, लेकिन वो परंपरा टूटेगी सर्वसम्मति वाली, फिर बहुमत से स्पीकर का चयन होगा। तो वहां से टकराव का बिंदु शुरू होगा। मुझे लगता है अगर उस टकराव से बच जाएं सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो और बेहतर स्थिति होगी और एक अच्छा संकेत जाएगा। बाद में बहस मुबाहिसे के लिए तो पूरे 5 साल पड़े हुए हैं ना। ठीक है, इस पर अभय दुबे जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं विजय त्रिवेदी जी का भी यहाँ पर टेक ले लेती हूँ कि सर आपके मुताबिक टकराव किस पर होता हुआ दिख रहा है? प्रोटेम स्पीकर की बात की जा रही है, क्योंकि वो कांग्रेस तो कह रही है कि परंपरा के खिलाफ है, या कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जिस पर टकराव विपक्ष और पक्ष का, सत्ता पक्ष का दिखाई दे सकता है? शिरीन जी, अभी जो बात हो रही है प्रोटेम, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, प्रोटेम स्पीकर कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। वो तो एक फॉर्मल वो है, 2 दिन का शपथ ग्रहण का समारोह है। कन्वेंशन की भी बात हो गई जिस पर 1956 का और 2004 का भी जिक्र किया गया, 2009 का भी। तो वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कुछ काम बड़ा होगा, भर्तृहरि मेहताब का होगा या कोई और होगा। और उसके बाद जो एक बड़ा टकराव किया विपक्ष ने कि जो अपने 3 पीठासीन अधिकारी थे इसके लिए उनको विड्रॉ करने की बात की है। मुझे लगता है यदि उनको टकराव ही करना है या अपनी ताकत दिखानी है तो वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के मसले पर करना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर उनको मिल जाए और स्पीकर का जो पद है वो सर्वसम्मति से चुना जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार को उसके विपक्ष के नेताओं के साथ बात करके करना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर उन्होंने अपनी मर्जी का बनाया। वो के शर्मा साहब ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये भूला हुए मत रहिए कि हम बहुमत में नहीं हैं, मर्जी हमारी ही चलेगी, हम बहुमत में हैं। ये एक मैसेज है, इसके अलावा उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अब स्पीकर को लेकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर यदि बात बन जाती है तो वो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और अभी तो विपक्ष के पास तुरंत मौका है, मतलब इससे ज्यादा मौका हो ही नहीं सकता। 1 तारीख से 3 तारीख तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है और वो 3 दिन जो है आपके पास इतना बड़ा मौका है। सरकार को जितने मुद्दों पर चाहे, जो भी बात कर रहे हैं, नीट का मसला हो, किसी का भी मसला हो, उस पर चर्चा की जा सकती है और वो एक बेहतर रास्ता होगा जो विपक्ष दिखा सकेगा कि हम किस ताकत के साथ देश के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अभय दुबे जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी है कि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार को पता है कि उसकी जमीन उसके पास कितनी है, लेकिन यहाँ पर के शर्मा जी ने भी वही कहा और विजय त्रिवेदी सर ने भी उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम किसी कमजोर स्थिति में हैं या एनडीए में जो बाकी सहयोगी दल हैं वो हमसे छिटक सकते हैं। देश ने इस भ्रम को दूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उदाहरण ले लीजिए आप, इसके पहले जितने बड़े रेल हादसे हुए याद कीजिए आप। बालासोर में हुआ, क्या किया सरकार ने? कहा सीबीआई की इंक्वायरी कराएंगे। कानपुर में हुआ, बोले एनआईए की जांच कराएंगे। आंध्रा में हुआ, एनआईए की, मतलब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की कि आतंक की घटना थी। जबकि कैग ने कहा था कि 79% सुरक्षा का बजट काट दिया। इस बार ये नहीं कर पाए क्योंकि इनको आभास है इस बात का कि प्रतिपक्ष को देश ने मजबूत कर दिया। एक बात, नीट की परीक्षा, हम अकाउंटेबिलिटी इसलिए फिक्स करना चाहते हैं कि एक झूठ बोला एनटीए ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अडॉप्ट की। सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय क्लेट के लिए था जो ऑनलाइन एग्जाम थी, ये ऑनलाइन थी ही नहीं। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा स्कैम इन्होंने किया है, जिसको हम पर्दाफाश सदन के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर बात आज जो रही डिबेट की, हेल्दी डिबेट की, तो हम स्वाभाविक रूप से हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये तय करेंगे इस बार कि हर प्रमुख मुद्दे पर सरकार बहस कराए, बहस से भागे नहीं। तीनों जो कानून पास किए, क्या कहा इन्होंने?
इन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता हमने, अरे साहब 90% तो अंग्रेजों के समय के कानून है और 10% जो बदलाव किए हुए अंग्रेजों से भी गंभीर कर दिया आपने। इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया जो 1 जुलाई से लागू होंगे। हम चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और उसकी विवेचना ढंग से की जाए। तो हमारे सारे न्याय संगत मुद्दे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हम सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह नहीं चलने देंगे। आप देखिए नीट के लिए कैसे शिक्षा मंत्री ने क्लीन चिट दे दी, कितनी शर्मनाक बात है। उधर पटना में FIR है और वो जो पकड़ा है व्यक्ति उसने कहा कि एक दिन पहले हूबहू पेपर मुझे मिल गया था। और आज इस युग में जब एक आदमी के पास अगर पेपर मिल जाता है तो ये कहना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सेंटर पर आउट हुआ नहीं, आज के इस आधुनिक युग में पूरे देश के लिए वो पर्चा आउट हुआ है। उस पर निर्णय सरकार को लेना होगा, हम बाध्य करेंगे। जो 10 वर्षों से जो हमारे एक साथी कह रहे थे आपने अपनी मंशा भी और अपनी मांग दोनों ही चीजों को रख दिया, जिस पर के शर्मा जी हंस रहे थे। अब उनकी हंसी के पीछे का कारण क्या था वो भी समझ लेते हैं। के शर्मा जी, देखिए बार बार अहंकार की बात कर रहे हैं, इनका अहंकार तो देखिए, ये थोथा चना बाजे घना, ये कहावत आज कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी और इनके गठबंधन पे सही साबित होती है। क्योंकि आप ही के लिए कहीं शो के शुरू में अभी ये अच्छा अबे जी सुन लेते भागे, अरे रह दो भाई, बंद रख रहे यार, आपको कुछ बीमार पड़ा वो हो गया क्या? दूसरी बात के लिए कहा है प्रभु मैंने, आप ही की तारीफ में कसीदे पढ़े शुरू में। हाँ ना मैंने सुनिए, अब आप कसीदे वो दर्शक तय करेंगे, आप तय मत कीजिए, दर्शकों को छोड़िए। अब मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा भागे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, क्यों करते हैं? आपने पिछले सत्र में किया, पिछले 5 वर्षों में आपने राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। वो कौन सा मुद्दा है? इतनी भी क्षमता नहीं, कम से कम ऐसे तो मर्यादाओं का ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण का सुन लीजिए, राष्ट्रपति अभिभाषण तो वहां तो केवल राष्ट्रपति महोदया ही देती है ना, फिर बीच में यही मर्यादा नहीं पाल पा रहे हमारे आप, यही आप मर्यादित हो रहे हैं। अभय जी, सिरिन जी मुझे बात करने दीजिए, सिरिन जी बात करने दीजिए, सवाल उठाने का सुन लीजिए ना, मुझे बात करने। अभय जी सुन लीजिए, 1 मिनट आपकी बारी आएगी, अपना काउंटर रखिएगा, सुन लेते हैं पहले। इसी से लग रहा है सिरिन जी की इतनी घबराहट है, इतनी बौखलाहट है इन लोगों को, क्योंकि इन्हें पता है। तो मैं ये कह रहा हूं, दूसरी बात, अभी एक और मित्र इनके हैं, वो कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री ने उस सदन पे नहीं बोला। जितनी बार प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर बोला, 99% विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला गया। सुनने की क्षमता नहीं है इनको, और नहीं तो मैं रिकॉर्ड गिन के बता दूंगा कि कितने भाषण हुए और कितने भाषण पे विपक्ष वहां पर रहा। हर डिस्कशन के बाद जब भी प्रधानमंत्री बोले हैं या कोई बड़ा जवाब आया है, सदन से वॉकआउट करके और भगोड़ा की तरह भाग जाना, यही विपक्ष का कृत्य रहा है। चिरंजीव जी 10 सेकंड, कम से कम मेरी अपेक्षा यह है कि इस बार कम से कम आप सदन में जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, आप मुद्दे खूब उठाइए, बहस खूब कीजिए, बहस ही है, जवाब सुनने की तैयारी रखिए। वो कह रहे हैं कि आप बहस के लिए तैयार हैं। तो सत्र की शुरुआत से पहले ही ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि काफी हंगामेदार रहने जा रहा है ये संसद का सत्र भी, क्योंकि टकराव किन किन मुद्दों पर हो सकता है इसे लेकर बयानबाजियां पहले ही शुरू हो गई हैं, और आरोप प्रत्यारोप भी, क्योंकि सरकार ये आरोप पहले से ही लगा रही है कि विपक्ष अपनी भूमिका ना तो निभाता रहा है और ना ही इस बार निभाने के मूड में दिख रहा है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में इस बात के लिए तैयार कि सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आती हूं, क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा कि सरकार हमेशा भागती रही है, ना तो उसने पिछले 10 सालों में विपक्ष को सुना, और इस बार भी आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो सीधे कह रहे हैं कि भागने का काम तो आप लोग करते हैं। जब जवाब देने की कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, आप लोग भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। घनश्याम जी अनम्यूट कीजिए खुद को, पहले आप म्यूट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आकर के झूठ बोलते हैं। मैं अक्सर अपनी रिसर्च करके आता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में मुश्किल से 30-35 बार पार्लियामेंट में बोला है।
जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी कम है। उन्होंने 50 से अधिक बार पार्लियामेंट में बोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी 6 साल में लगभग 80 बार पार्लियामेंट में बोला था। जो देश में प्रधानमंत्री साल में 3 बार संसद में बोल पाते हैं, साल में 3 बार, प्रधानमंत्री दिन में 6 बार कपड़े बदल सकते हैं, इलेक्शन स्पीच 5 बार दे सकते हैं, लेकिन पूरे एक साल में 3 बार संसद में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में तानाशाही है। इस बार जनता ने वो तानाशाही चकनाचूर कर दी है। जब सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा पे, चर्चा पे और पेपर लीक पे, तो आप इधर उधर की बात नहीं कर पाएंगे। जब सवाल पूछे जाएंगे एग्जिट पोल के स्कैम के, कि प्रधानमंत्री कह रहे थे शेयर खरीद लो और होम मिनिस्टर कह रहे थे शेयर खरीद लो, और उसके बाद एग्जिट पोल की कंपनियां आपसे जुड़ी हुई थी, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी, आप इधर उधर भाग नहीं पाएंगे। जब सवाल पूछे जाएंगे आप दुनिया भर में घूम करके रैलियां कर सकते हैं, मेलोडी कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते, साल भर से ज्यादा हो गया, तो आप भाग नहीं पाएंगे, घर भी नहीं रो पाएंगे। जब सवाल पूछे जाएंगे कि इस देश में बेरोजगार युवाओं ने आपके घमंड को चकनाचूर कर दिया, ठीक है, लेकिन एक मिनट, घनश्याम जी, उनका ये कहना है कि सवाल आप पूछिए, लेकिन जब जवाब की बारी आती है तब भागिए मत। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष दरअसल भाग जाता है जवाब सुनने से पहले। आंकड़े दिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री औसत साल में 3 बार बोल पाते हैं संसद में, जहां उनकी मजबूत बहुमत है। भाग कौन रहा है? देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग क्या? देश में मीडिया के सामने तो सुन लेते कौन नकली आंसू रो रहा था? ये जो पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी के जो आंसू आ रहे थे, ये इसलिए नहीं कि संसद में वो कारगर नहीं हो रहे थे, इसलिए कि चुनाव में कारगर नहीं हो रहे थे। और ये सरकार रोएगी जिसने देश के बच्चों को रुलाया है परीक्षा लीक करके। ये प्रदीप जोशी कौन है जिसको इन्होंने एनटीए का अध्यक्ष बनाया है? क्या काबिलियत है उसकी? तो जिस सरकार में आधे लोग अपनी डिग्री को साबित नहीं कर पाते कि असली है कि नकली है, न जाने कौन कौन से संघ की सिफारिश से किसको किस पद पे बिठा दिया है, पेपर लीक हुआ है लेकिन शिक्षा मंत्री आके कहते हैं मैं नैतिक जिम्मेदारी दे रहा हूं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। ये घालमेल की सरकार को जनता हटाना चाहती है। ये किसी तरीके से इस सरकार में काबिज हो गए हैं, लेकिन आज भी जमीन पे जनादेश इनके खिलाफ है। अब जवाब ले लेती हूँ, के शर्मा जी आइए जल्दी से। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप जितने मुद्दे उठाना चाहते हैं, जितने सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसको पूछिए, सदन में पूछिए, हम आपको माकूल जवाब देंगे। बस आप सुनने की हिम्मत रखिएगा। मैं यही बात बोला कि यदि प्रधानमंत्री जी जब भी बोले हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, विपक्ष भागा है नहीं भागा है, लोकसभा से भागा, राज्यसभा से भागा, वॉकआउट करके भागे हैं। क्यों? सुनने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए क्योंकि आपको जब सामने माकूल जवाब मिलता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते आप, आपके इतिहास सब सामने आ जाते हैं। और मैं काउंटेड बता सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप आइए, सारे मुद्दे लेकर आइए और गंभीरता से उस पर विचार कीजिए, बहस कीजिए, संवाद कीजिए। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन इस मानसिकता से यदि आएंगे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, नाक में दम कर देंगे, तो फिर तो जनाब आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये अभिमान के साथ जी और इस यदि मानसिकता के साथ और इस अहंकार के साथ यदि आप बयान दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के और इनके सहयोगी दलों के बयान हैं, तो फिर ये निश्चित होगा कि देश की जनता निर्णय करेगी, और वो जनता जो निर्णय करेगी आने वाले समय में आपको इस अबे जी छोटा सा जवाब इस पे दीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं उनके पास जाना। अच्छी भूमिका निभाइए, छोटा सा सशक्त भूमिका निभाइए और देश के विकास में आगे बढ़िए। हाँ शिरीन जी, देखिए 10 साल क्या हुआ? 10 साल जो कानून 70% तक स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के लिए रखे जाते थे, वो 11% हो गए। कानून बनाने के पहले ये परिपाटी थी कि जनता के अभिमत के लिए डाले जाते थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को जाते थे कानून, जो 74% जाते थे यूपीए की सरकार में, वो 17% हो गए मोदी जी की सरकार में। अध्यादेश का राज लेकर आ गए, एक के बाद एक जमीन हड़पने के 3 कानून लेकर आए, उसके बाद कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए, 11 ऑर्डिनेंस लेकर आते थे। और मेरे काबिल दोस्त ने खुद जवाब दिया प्रधानमंत्री जी की बात का। देखिए कितना अच्छा जवाब प्रतिपक्ष के तरफ से इन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देने आते, अरे साहब यही तो कह रहे हैं घनश्याम तिवारी की बहस का हिस्सा नहीं होते, मोनोलॉग है मोनोलॉग। फिर वो भाषण देने के लिए आते, मणिपुर पे मौन साध लेंगे, महंगाई पर मौन साध लेंगे, चीन की घुसपैठ पर मौन साध लेंगे और चर्चा भी नहीं करने देंगे।
कानून का जब वोट डिवीजन मांगते हैं सदन में हमने कहा कि कृषि के क्रूर कालीन कानून पर वोट डिवीजन दीजिए, तो सदन से उठाकर बाहर आप फेंक देते हो। हम हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। एक इतिहास साक्षी है। अब देखिए, इस पर तो सिर्फ और आरोप और प्रत्यारोप ही हो रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, वो उधर से कहा जा रहा है कि आप जवाब नहीं सुनना चाहते, और यही कुछ होता भी रहा है इससे पहले भी। ठीक है, चलिए, चर्चा में कोई ठीक है। धीरेन्द्र जी आप आइए अब। ठीक है अभय दुबे जी। धीरेन्द्र जी, अब देखिए, विपक्ष ने ये तो साफ कर दिया है कि इस मामले पर आप लोगों को जवाब देना होगा। परीक्षा लीक का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमने सड़कों पर भी देखा, और वही अब संसद के भीतर सदन में भी दिखाई देगा, जिस पर जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है और इनका जवाब भी इनको दिया जाएगा सदन के अंदर में। आप ये मसला विपक्ष का नहीं है, ये पूरे मसला देश का है। हमारे बच्चे भी वहां पे सफर करने आए हैं, कोई एक ऐसा नहीं है कि किसी गठबंधन के आए वो। लेकिन मैं कहता हूं कि विपक्ष को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री बोलते हो तो उनको गंभीरता से सुनना चाहिए, जो बात अभी के शर्मा ने कही। लेकिन जब होता है कि ये सवाल उठाते हैं और जब इनको माकूल जवाब मिल रहा होता है, तो उसके बाद ये लोग प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए वॉकआउट कर जाते हैं। सबसे पहले तो आप गंभीरता से जो कश्मीर में आतंकी हमारे लोगों को मार रहे हैं, उस पर ट्वीट नहीं करते, सैनिकों की शहादत पर ट्वीट नहीं करते, भर्ती परीक्षा पेपर पर लीक पे ट्वीट नहीं करते, पाकिस्तान के बधाई संदेश पर ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे सदन में? आप कम से कम मत बोलिए ना। आपको तो अखबार भी पाकिस्तान का लगता है, आपको अखबार भी चाइनीज पढ़ना है, और आपके मुद्दे भी विदेश में होते हैं। पाकिस्तान मत बोला करिए, उतारने में लगे हो आप चिंता मत करिए, देश के लोगों की आपसे ज्यादा कोई नहीं उतारता। खाना हजम नहीं होता। इस मानसिकता को अगर नहीं छोड़ेंगे, अरे 99 आया है तो लोगों का इज्जत करिए। जी बोलिए, प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन में भर्ती परीक्षा पेपर लीक पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या? जवाब देकर जाइए। आज एबीपी न्यूज चैनल पर दोनों प्रवक्ता इस बात का जवाब दें, क्या सदन में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? आप कहते हैं जवाब देते सुनते नहीं, हम सुनना चाहते हैं जवाब। पहले की प्रधानमंत्री जी बोलेंगे सदन में आकर। 48 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में आपने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भविष्य लूट लिया। व्यापक में 1 करोड़ बच्चों का भविष्य 23 भर्ती परीक्षा में लूट लिया। ये तो फिर वही हालत में आप आ गए। आप आज अच्छा ठीक है, अबे तो लगातार सवाल ही पूछते रहेंगे, जवाब भी रुकिए ना। आप जवाब तो सुन लीजिए, फिर वही कहेंगे कि यहाँ नहीं सुन रहे तो फिर आप सदन में क्या सुनेंगे? ठीक है, जल्दी से धीरेन्द्र जी 30 सेकंड में, फिर के शर्मा जी 30 सेकंड में। बिल्कुल सही सिंह जी, मैं यही कहने वाला था, यही मैं कहने वाला था कि यहाँ नहीं सुन पा रहे हैं, सदन में क्या करेंगे? शर्मा जी 1 सेकंड, मैं बता रहा हूं कि जवाब इनको मिलेगा। अब देखिए, मामला अगर ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो ये जवाब खोजेंगे प्रधानमंत्री जी से। चलिए ठीक है, मिलेगा इनको शिक्षा मंत्री का जवाब। अब आप वो देखना होगा, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उस पर सवाल होंगे और उस पर क्या जवाब होंगे। विवेक अग्निहोत्री जी, एक जो विनोद जी, माफ कीजिएगा, विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो स्पीकर पद को लेकर आपने इससे थोड़ी देर पहले भी प्रोटेम स्पीकर की बात की, लेकिन जब स्पीकर पद की बात होगी तो आपको लग रहा है कि इस पर भी हंगामा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष भी अपना कैंडिडेट उतार सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैंने जैसे पहला कहा, अगर सरकार और विपक्ष में सहमति बन जाती है कि भाई डिप्टी स्पीकर परंपरा के हिसाब से विपक्ष को मिल जाए, और तो विपक्ष को भी तैयार हो जाना चाहिए स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से चुनाव करने की बजाय कि सर्वसम्मति, जैसा कि पहले भी होता रहा है। हाँ। पहले सारे स्पीकर, चाहे ओम बिरला जी हों, चाहे मीरा कुमार जी रही हों या सुमित्रा ताई हों, सारे स्पीकर और पहले भी अगर जाए सब सर्वसम्मति से चुने जाते रहे हैं। तो अगर विपक्ष की इस मांग को सरकार मान लेती है कि डिप्टी स्पीकर उनको हम दे देते हैं, तो सहमति बन जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती है और डिप्टी स्पीकर अपना बनाती है, यानी अपने खेमे का, भले ही वो गैर भाजपा हो, वो एनडीए का नेता हो, तो निश्चित रूप से फिर विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार उतारेगा तो चुनाव होगा। चुनाव में नंबर गेम चूंकि एनडीए के पास है तो जीतने में उसे कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, वो परंपरा जरूर टूट जाएगी, क्योंकि स्पीकर का जो पद होता है, माना जाता है, वो दलगत राजनीति से ऊपर है, और अध्यक्ष का मतलब सदन के अंदर वो एक तरह से जो सर्वोच्च न्यायाधिकारी वाली स्थिति होती है कि सदन के नियमों के अनुसार सदन चले और पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर अपने मौका मिले बोलने का, विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिले और सरकार को अपना जवाब देने का मौका मिले। ये जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। तो इसके लिए माना ही जाता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, कि स्पीकर जो भी बने, जिस भी दल का बने, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाए। और हमने देखा है इस सदन में, विजय भाई बैठे हुए हैं,
कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी और स्पीकर थे बाल योगी, सत्ता पक्ष के। हाँ। उन्होंने कोई बिना किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की, ईमानदारी से उस फैसले को स्वीकार किया। ये स्पीकर की एक जो है महत्ता और उनका जो है क्या कहते हैं जो उस पद की जो गरिमा है वो होती है। ठीक है विजय जी, अब जैसा देखिए इस चर्चा में भी कई बार ये सवाल उठा, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि भाई इस बार मजबूत स्थिति में तो बीजेपी नहीं है क्योंकि अपने दम पर बहुमत नहीं लेकर आ पाई। इसका कितना असर सर पड़ेगा, क्योंकि सहयोगी दलों को बिल्कुल साथ साथ रखना, उनकी भी उनके मन में किसी तरह की कोई नाराजगी ना आए, इसे भी सुनिश्चित करना, इसका असर दिखेगा सर संसद सत्र में? देखिए, एक पूरी बहुमत की एक पार्टी की सरकार और एक बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार, उसका फर्क तो होता ही है। इसमें ये कहना कि नहीं होगा कुछ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में 240 एमपीज के साथ, और मुझे नहीं लग रहा कि जो उसके सहयोगी हैं, प्री पोल अलायंसेज हैं, उनसे कोई बड़ी मुश्किल फिलहाल आने वाली है। मैं सोच रहा था आज की चर्चा में अभय जी और जो हमारे समाजवादी पार्टी के घनश्याम जी थे, तो वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं विपक्ष के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए और स्पीकर के लिए, उस पर चर्चा हो। मुद्दों पर तो चर्चा होनी है, हाउस तो बना ही मुद्दों के लिए है, और क्या क्या चर्चा करेंगे वो सब हो रही है। बात हो रही थी प्रधानमंत्री जी के भाषण की, के शर्मा जी ने बहुत सारा जिक्र किया, लेकिन अभय जी को शायद याद होगा कि अभी पिछले ही सेशन में ये बहुत कम होता है, मतलब वॉकआउट तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के भाषण के होते हैं, लेकिन आप खुद अविश्वास प्रस्ताव लाएं और उस अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हो, उससे पहले वॉकआउट कर जाए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा। आप बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप करेक्ट कर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड सुन लीजिए, आप कर दीजिएगा अभय जी, आप बोल दीजिएगा। उसको उठाकर देखिए डिबेट को, अरे उस पर बात कर लीजिए, मैं फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सही है। सुन लीजिए ना, एक मिनट अभय जी पूरा कर लें पहले, विजय जी अपनी बात तो पूरी कर लें, फिर आप करेक्ट कीजिएगा, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। मैं गलत होऊंगा तो आप करेक्ट जरूर कर दीजिएगा, आप विद्वान लोगों में से हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष ने रखा, उस पर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले वॉकआउट किया, ऐसी मेरी जानकारी है, हो सकता है अभय जी करेक्ट कर देंगे उसको। अभी बात हो रही थी ऑर्डिनेंसेस की। ऑर्डिनेंसेस सरकारें हमेशा ज़्यादा लाती रही हैं, इस पर हमेशा चर्चा हुई है, डिबेट होती रही है, लेकिन ये सब जो है ना शीशे के महल में बैठे हुए लोग हैं। 50 साल जो कांग्रेस शासन रहा, उसमें 456, जो केवल कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उसमें 456 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो 71 से 77 तक, यानी 6 साल में 77 ऑर्डिनेंसेस लेकर आए। प्रधानमंत्री जो पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके ज़माने में 60 ऑर्डिनेंसेस लेकर आए। मनमोहन सिंह सरकार 10 साल रही तो उसमें 61 लेकर आए। नरेंद्र मोदी जी रहे तो उसमें 71 आए हैं 10 साल में। तो ये सब सरकारें करती है, तो मैं समझता हूँ विपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए कि भाई ऑर्डिनेंसेस नहीं लेकर आए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल्स जाएं, उस सब पर चर्चा हो। लेकिन पहला विपक्ष की ताकत का अंदाजा तभी होगा जब वो डिप्टी स्पीकर अपना बना पाए। हालांकि मुझे शर्मा साहब की मुस्कुराहट से लगता नहीं है कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन ताकत का अंदाजा तभी होगा। और ये सबसे मजबूत विपक्ष है, ये ध्यान रखना चाहिए शर्मा साहब को। 10 साल के बाद एक बड़ी ताकतवर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अभय दुबे जी, अब अपनी बात रखिए आप। नहीं, देखिए, मैं बड़ा आदर करता हूं और बड़े लंबे समय से वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको फॉलो भी करता हूं। आप उठाकर गौर से उस डिबेट को देखिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण पहले बात थी कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा सिर्फ इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने सदन में मणिपुर का म तक नहीं बोला जब तक हमने वॉकआउट नहीं किया। हमने इसी प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया कि कम से कम मणिपुर पर तो बोलिए। आप सुन लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। वो डिबेट हमने वॉकआउट किया, उसके बाद उनको इस बात का आभास हुआ कि हमारी छवि पर आंच आएगी, तब उन्होंने मणिपुर को 2 शब्द बोले हमारे वॉकआउट करने के बाद। आरोप ये है ऑर्डिनेंस को लेकर कि 8-8 दिन सदन को रहते हैं सिर्फ, उसके पहले भी ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। कृषि के क्रूर काले कानून में ये तर्क दिया जाता है कि साहब ये आपदा में अवसर को ढूंढिए। अरे प्रधानमंत्री जी, एक विदेशी आदमी के, जो भारत का अप्रवासी भारतीय है, उसके कहने पर आपने ये काले कानून बनाए, ये नीति आयोग में स्पष्ट हो गया। तब से हम कह रहे थे कि अब इस ऑर्डिनेंस राज को खत्म करने की अपेक्षा हेल्दी डिबेट अंदर करिए। ये क्या था बताइए आप? 141 सांसदों को सदन से बाहर करके आपने कानून पास कर दिया और वो पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं आप। बात करिए सब लोग मिलकर। यही तो था, हम जो जमीन अधिग्रहण का कानून लेकर आए थे किसानों के लिए, सारे राजनीतिक दल मिल बैठकर साथ लेकर आए थे। उसके खिलाफ अध्यादेश प्रधानमंत्री लेकर आए। इसलिए यह प्रश्न उठता है, अध्यादेश का प्रोविजन है भारत के संविधान में, लेकिन
ये अनैतिकता जो अध्यादेश की है उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो हमारा नैतिक दायित्व है चलिए। और वो मुखरता से हम खड़े करते हैं। ठीक है, आप के शर्मा जी इस पर जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए, जो विजय जी ने कहा, अंत में अभय जी ने उसी को स्वीकारा। तो विजय जी ने गलत क्या कहा? इनको ये बताना था कि हम अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर लाए। अरे अविश्वास प्रस्ताव आता है सर, मणिपुर पर नहीं आता है। मणिपुर पर बहस एक अलग विषय है। आप उसमें अविश्वास प्रस्ताव में खूब उठाइए, मणिपुर पर क्या आपत्ति है? अविश्वास प्रस्ताव लाना वो किसी एक उस मुद्दे पर आता है क्या पर्टिकुलर? यही समझ में अंतर था आपके। आप मणिपुर पे बहस के लिए और उचित करते। और दूसरी बात, एक दिन पहले आंतरिक सुरक्षा स्वयं गृह मंत्री जी ने घंटों उस सदन के अंदर मणिपुर पर अपना वो दिया, स्पीच दिया, जानकारी दी पूरी। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी बोले। लेकिन वही बात जो मैं कह रहा था, वही बात साबित हुई कि ये सुन नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल एक मुद्दे पर तो बोलेंगे नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर। अब आपकी ऐठ ये है कि हम जो कहें वो करो, तो आपकी ऐठ तो थोड़ी ना चलेगी वहां पर। आप तो इस बात पे अड़े हुए। तो चने के झाड़ पे चढ़ना आसान है, उतरना कठिन है। ठीक है, ठीक तो है। उतरने के लिए मुश्किल हो जाती है तो भागना ही पड़ता है। तो ये चने के झाड़ पे जो चढ़ा, घनश्याम तिवारी जी भी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले विनोद जी आप इस पर कुछ हमारे हम डिक्टेट करेंगे, ये नहीं हो सकता लोकतंत्र में। घनश्याम जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले जरा विनोद जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुन लेते के शर्मा जी। आप सत्र को बोले विनोद जी। देखिए, मुझे लगता है कि अभय जी, विपक्ष को प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरा सुनना चाहिए था। उसके बाद वो अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर नहीं बोलते तब उस पर आप रिएक्ट करते। और राइट टू रिप्लाई भी होता है, तो मौका भी होता है। सुनिए सर, राइट टू रिप्लाई भी होता है, नेता विपक्ष को मौका मिलता है वो बात उठाने का। तो इसलिए जो है वो ठीक है, वो बात आई गई हो गई, ये पुरानी बात है, लेकिन बेहतर ये होता। एक बात। दूसरी बात, मैं के शर्मा जी और अभय दुबे और घनश्याम तिवारी जी और एलजेपी के प्रवक्ता, चारों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर क्या रणनीति बन रही है? आप लोग एक दूसरे से सहमति करेंगे या टकराव उसमें भी होगा? कम से कम उस पर तो कुछ चर्चा कर लीजिए। चलिए, अब एक एक करके जवाब लूं। पहले घनश्याम तिवारी जी आप। देखिए, दो बातें बोलूंगा कि विजय जी ने बहुत शानदार आंकड़े दिए। ये भी आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए कि क्या देश में कभी भी एक ऐसी चुनी हुई सरकार हुई है जिसने एक राज्य के चुनाव के लिए संसद नहीं कराया हो, जैसा कि गुजरात के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, या जिसने अपने ही अघोषित सहयोगी दल AIADMK को सदन के वेल में भेज करके सदन में चर्चा नहीं होने दी हो। एक सरकार जो चर्चा नहीं होने देना चाहती है, उसके सारे कारनामे दिखाई देंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इतने ऑर्डिनेंसेस नहीं लाए, बट आप ये बताइए कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, या जो औसतन तीन बार संसद में बोलते हो एक साल में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सरकार 10 साल से तानाशाही के घमंड में चल रही है। फिर आप उससे तो मेरा सवाल, विनोद जी का सवाल जो था उस पर तो जवाब देते आप। बहरहाल वक्त इतना ही था मेरे पास, वक्त इतना ही था, आपने बात पूरी फिर से उसी पर खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।